हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आप लोग की तैयारी अच्छी चली हुई। ठीक है दोस्तों, आज हम बिहार एसएससी का सेट नंबर 2 आप लोग साथ डिस्कस करने वाले हैं। और उम्मीद करते हैं कि सेट नंबर 2 आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। और आप लोग को पता है कि प्लेटफॉर्म का सेट है जो अभी न्यू मार्केट में आया। ठीक है दोस्तों, चलिए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो फ्रेंड चैनल पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और किसी को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाएं। टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देगा, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। पहले क्या कीजिए, खुद से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट कहता है, खानवा का युद्ध दे रखा है, उसके युद्ध उसके बाद डैश दे रखा और राणा संगा के बीच लड़ा गया था। यानी खानवा का युद्ध जो किसके और किसके बीच हुआ था, तो याद रखिए ये बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था। ठीक है, और ये कब हुआ था तो भी याद रखिएगा 17 मार्च 1527। ठीक है, याद रखिएगा। बाबर ने जनरली मुख्यतः 4 युद्ध लड़े थे। पहला हुआ था 1526 पानीपत की लड़ाई हुआ था। दूसरा हुआ था खानवा का युद्ध हो गया जो 27 में हुआ था। उसके बाद 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। और लास्ट जो युद्ध लड़ा था 1529 में ये घाघरा का युद्ध लड़ा था, किसके, महमूद लोधी और बाबर के बीच। तो 1526 किसके बीच हुआ था, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच। 1527 राणा संगा और बाबर के बीच हुआ था। 1528 में जो हुआ था मेदिनी राय और बाबर के बीच। और 1529 जो हुआ था युद्ध, घाघरा युद्ध हुआ था महमूद लोदिया और बाबर के बीच। उसके बाद 1530 में बाबर की क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है कि औरंगजेब ने उसके बाद डैश दे रहा कि अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1658 से 1707, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 कहता है यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय खेल कौन सा। यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय खेल आपसे पूछा जा रहा है, बताइए इसका राइट आंसर कौन होगा। तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा यानी बी हो जाएगा, बेसबॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बेसबॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति से संबंधित है तो अनुच्छेद 338। याद रखिए, अनुच्छेद 338 जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति से क्या है, संबंधित है। अगर हम बात करते हैं अनुसूचित जनजाति आयोग तो वह 338 के ए से संबंधित है। ठीक है, अगर एक और आता है अनुच्छेद 338 का जो बी आता है, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये सब फैक्ट आपको याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कहता है, भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षण कौन करता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाए, भारत के राष्ट्रपति करते। याद है, भारत का राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 267 के अनुसार सांसद की आकस्मिकता निधि स्थापित करने की शक्ति का प्रावधान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया, जहां बैठक में उपस्थित सभी ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया। आपको बताने हैं, इसका डेट बताना है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 31 दिसंबर 1929। याद है, 31 दिसंबर 1929। ठीक है, अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो त्यौहार जो था, अधिवेशन दिसंबर 1929, इसकी अध्यक्षता कौन किया था। तो भी याद रखिए, जवाहरलाल नेहरू। अरे कहाँ हुआ था, तो लाहौर में। कहाँ हुआ था, तो लाहौर में। ये भी डेट आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, जिन्होंने भारत में लोगों ने एक आर्थिक योजना तैयार की, आपको बताने हैं कौन है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा M.N. रॉय इसका राइट आंसर हो, M.N. रॉय इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब तैयार किया गया था, तो 1945 में श्री M.N. रॉय ने जन योजना बनाया था। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 कहता है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा
को मंजूरी किस वर्ष दी गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 1992 में। याद रखें 1992। इसी से मिलता जुलता एक आता है मॉन्ट्रियल सम्मेलन। मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो है ये कब हुआ था? तो 1987 में हुआ था। ये ओजोन परत से संबंधित है, याद रखिएगा। एक होता है क्योटो प्रोटोकॉल, वो अंतर्राष्ट्रीय यानी ग्रीन हाउस से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है यूएन पर्यावरण गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? बताइए अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 10 कहता है भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? अगर आप भारत के पूर्व में देखिएगा तो सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा मिट्टी पाया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी ही पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी ही पाया जाता है। इसमें दो चीज़ की कमी होती है, एक होता है नाइट्रोजन की कमी होता है और उसके बाद इसमें फास्फोरस की कमी होता है। फिर भी ये जलोढ़ मिट्टी जो बहुत ही उपजाऊ होता है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार, एक होता है बांगर, दूसरा होता है खादर। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। तो ये सब फैक्ट जो हैं आप लोग को याद होना चाहिए। अगर हम काली मिट्टी की बात करते तो इसमें क्या होता है, कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त इसको माना जाता है। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है कि बारी दोआब जो है के बीच के क्षेत्र, आपको बताना है किन किन नदियों के बीच का क्षेत्र है, बताना है बारी दोआब जो है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये क्षेत्र जो है ब्यास और रावी नदी के बीच का। अब दोआब जो वर्ड है, दोआब का मतलब क्या होता है? दोआब का मतलब दो, यानी दो नदियों के बीच के उपजाऊ भूमि को दोआब कहते हैं। दो आब मतलब पानी होता है, आब मतलब पानी, यानी दो नदियों के बीच का जो उपजाऊ भूमि जो होता है, जो क्षेत्र होता है, उसी को हम दोआब कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है कोलकाता बंदरगाह किस नदी पे स्थित है? कोलकाता बंदरगाह जो है किस नदी पे है? तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा ये हुगली नदी पे। किस नदी पे है? तो हुगली नदी पे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है इनमें से कौन सा भारतीय राजशेष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी यानी पंजाब जो है शामिल नहीं है। और साथ साथ ये भी याद रखें सर्वाधिक वनावरण परसेंटेज वाले राज्य कौन से थे? मिजोरम। याद रखें मिजोरम जो है पहले स्थान पर। सीधा से पूछा सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो वो मध्य प्रदेश हो जाएगा, यानी एमपी हो जाए, भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कहता है सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? कौन सा शहर स्थित है? इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी अम्बाला इसका राइट आंसर हो। याद रखिए अम्बाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी रोंगर त्यौहार जो है ये असम में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ से आपका रीजनिंग स्टार्ट हो रहा है, तो इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे दे देंगे, आप वहाँ से रीजनिंग कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 कहता है निम्नलिखित में कौन सा विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता? कौन सा विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा एल्कोहल और ग्लूकोज जो है ये जो विद्युत का चालन नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये कार्बनिक यौगिक, क्या है? ये कार्बनिक यौगिक है और कार्बनिक यौगिक जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 कहता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 कहता है सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग से लाल रंग की ओर, अगर सौर स्पेक्ट्रम की अगर बात किया जाए तो बैगनी से अगर हम लाल रंग की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? ठीक है, तो विचलन क्या होगा? घटता चला जाएगा। तो देखिए ऑप्शन क्या दे रखा है, विचलन घटता जाएगा और अपर्तनांक भी घटता जाएगा। हाँ ये सही है, विचलन भी घटता जाएगा और अपर्तनांक भी क्या हो जाएगा? घटता जाएगा। लेकिन वेवलेंथ क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो जिसका विचलन सबसे अधिक होता है उसका अपर्तनांक भी सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है? तो बैगनी का होता है, इसलिए इसका अपर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा। अगर हम लाल कलर की बात करते हैं तो इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन अगर हम विचलन की बात करें और अपर्तनांक की बात करें तो सबसे कम होता है किसका? तो लाल का। तो याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 कहता है कोई कार
किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्रारंभ कर लेती है तो इस प्रक्रिया में कार में स्थित ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर वेग की बात हो रहा है, तो जो कि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh होता है, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर ए हो जाएगा। यानी परिवर्तित नहीं होती तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 कहता है कि एक 2 ओम दे रखा और 4 ओम प्रतिरोध के दो प्रतिरोधों किसी बैटरी से संयोजित करने पर यदि वे प्रतिरोध क्या होंगे। ये आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा, बैटरी से जोड़ने की बात किया क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, पहला पाश्चात्य क्रम यानी समांतर क्रम की बात कर रहा है। पाश्चात्य क्रम में संयोजित करने पे इनमें समान धारा प्रवाहित होता नहीं। समांतर क्रम में क्या होता, विभवांतर समान होता है, धारा समान नहीं होता, इसलिए आपका गलत हो गया। श्रेणी क्रम में संयुक्त होने पे इनमें समान धारा प्रवाहित, हाँ ये सही बात है कि श्रेणी क्रम में संयुक्त होने पे क्या होता है, समान धारा प्रवाहित होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या कहता है, श्रेणी क्रम में संयुक्त करने पे इसके सिरों पर समान विभव होता नहीं, ये भी नहीं होगा। डी कहता है कि पाश्चात्य क्रम यानी समांतर क्रम में संयुक्त होने पर सिरों का विभवांतर क्या होता है, भिन्न होता है, विभिन्न नहीं होता, ये सेम होता। तो ये 3 स्टेटमेंट गलत है, यानी आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ 45 कहता है कि ब्रॉड बैंड एक उच्च शक्ति संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है। तो 45 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, आवृत्ति के व्यापक श्रेणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46 कहता है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता, किस पे निर्भर नहीं करता। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कार्य क्या होता है। कार्य क्या होता है, याद W क्या होता है, F इंटू एस होता है, यानी फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि वह विस्थापन पे निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता, वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि पूछ क्या रहा किस पर निर्भर नहीं करता है, तो वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता। अब एक चीज और यहाँ पे याद रखिएगा, वर्क जो है किस किस कंडीशन में जीरो होता है। जब आरोपित बल क्या होता है, जीरो होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वर्क जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं हो तो भी जीरो होगा। अगर बल और विस्थापन यानी बल यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो उस कंडीशन में भी क्या होते हैं, वर्क क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो ये 3 कंडीशन याद रखिएगा। तो 3 कंडीशन में क्या होता है, वर्क जीरो होता है। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी यानी जनरेटर इसका राइट आंसर होगा। जनरेटर का काम क्या है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। विद्युत जनरेटर यानी जनरेटर जो होता है, जनरेटर में माइकल फ्राडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत का अनुप्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर वही हम मीटर की बात करते हैं, इससे करंट मेजरमेंट किया जाता नहीं, धारा को मेजरमेंट किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, इससे के द्वारा एक तरह से विद्युत धारा को डिटेक्ट किया जाता है, यानी सूक्ष्म धारा को भी ये पता लगा लेता। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर थोड़ा छोटा कर दूं कि आपको पूरा फिगर यहाँ पर दिख जाए, है ना। चलिए पहले देख लीजिए यहाँ पर क्या है। कहता है कि किसी अवतल दर्पण पर चित्र में दिखा रखा है, क्वेश्चन दे रखा है के अनुसार आपतित प्रकाश की किरण, ये आपको दिख रहा है। ये अवतल दर्पण आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में, ये आपको ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये पैरेलल है यानी समानांतर जा रहा है किसके, प्रधान अक्ष के यानी प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ से पास करता है, तो फोकस से पास करता है। कहाँ से पास करेगा, तो फोकस से पास कर, देखिए कौन सा होगा, ये फोकस, ये नहीं होगा, देखिए फोकस से पहले हो रहा है, ये गलत हो गया, ये भी गलत होगा, ये भी गलत हो रहा है। यहाँ पर आपका डी वाला ऑप्शन है, डी आपका सही हो। देखिए डी किस ऑप्शन में दे रखा है, तो डी में दे रखा है, तो राइट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। यानी 48 का राइट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49 कहता है निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आरोपित आपतित प्रकाश के समानांतर प्रकाश पुंज बना सकता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। याद रखिए अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, ठीक है। अवतल दर्पण क्या होता है, जब ऐसे जाएगा ये पैरेलल जाएगा, ये प्रधान अक्ष हो गया, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद सब यहाँ से पास करेगा, ये नीचे की तरफ आएगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक है।
और उत्तल लेंस क्या होगा, ये उत्तल लेंस हो गया, ये मेन एक्सिस हो गया, ये पैरेलल ऐसे जाएगा, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, तो रिफ्रैक्शन होने के बाद फोकस से होकर पास करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 कहता है कि 0.23 ग्राम सोडियम को जल से अधिकृत करने पर मुक्त हाइड्रोजन का आयतन होगा। ये आपसे पूछा जा रहा है कि आयतन कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है आपका, सबसे थोड़ा सा पहले समझना पड़ेगा सोडियम, और यहाँ पे ये इसकी बात किया, तो रिएक्शन होने के बाद क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और प्लस क्या बनेगा, ये बनेगा। तो यहाँ जो भी होगा इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कहने का मतलब ये हो गया, सोडियम का दे रखा है 23, जब इसको बैलेंस करें तो यहाँ 2 लिखाएगा और यहाँ पर भी 2 लिखाएगा, ठीक है। तो बैलेंस हो गया, तो सोडियम में कितना होता है 23 या 2 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 46, और लीटर में कन्वर्ट करना है ना, तो लीटर में कितना होता है 22.4 होता है, ठीक है, इतना लीटर होता है आयतन। तो अब इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए यानी कुल मिलाकर होगा 22400 और नीचे हो जाएगा 46, और मल्टीप्लाई करेंगे कितना, मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 से, इधर मल्टीप्लाई कर देना 0.3 से, जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऑल ओवर आएगा आपका 112, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 112 यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 कहता है कौन सी मिट्टी हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदियों प्रणाली यानी गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की मिट्टी जमाव के कारण बनती है। तो बस एक ही मिट्टी है, वह है जलोढ़ मिट्टी। याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी, या भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52 कहता है निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है। वित्त मंत्रालय से नहीं है तो 52 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है ये वित्त मंत्रालय से नहीं। याद रखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब हुआ था, डेट याद रखिएगा, तो 15 जुलाई 2015 को शुरू हुआ था, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 53 कहता है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया, तो बताना। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 108 के अकॉर्डिंग, याद है 108 के अकॉर्डिंग। अरे इसकी संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता। साथ साथ एक पॉइंट यहाँ पर और याद रखना है, संयुक्त बैठक में साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के मामलों की आहुति की जाती है, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 कहता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 कहता है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर जिसको जीएसटी कहते हैं कि सर्वोच्च दर कितनी है, सर्वोच्च दर कितनी आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी 28%। और पूछेगा सबसे कम कितना, न्यूनतम कितना है, तो 0%। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भारत में वस्तु यानी जीएसटी को 5 स्लैब में बांटा गया, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। तो इतने कैटेगरी में जीएसटी को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब भारत में जीएसटी जो है ये कनाडा देश पे मॉडल पे आधारित है, याद रखिएगा। अब भारत में सबसे पहले जीएसटी कब लागू होते भी याद रखिएगा, तो 2017 में, यानी 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 कहता है कि किस राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, तो राष्ट्रपति, यानी राइट आंसर आपका डी, यानी भारत के राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पे रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 56, नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये जमुई में। कहाँ, ये जमुई में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 57 कहता है बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए थे, कौन हुए थे, इसका राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, श्री अब्दुल बारी इसका राइट आंसर हो, याद है श्री अब्दुल बारी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 कहता है क्रांतिकारी संगठन आजाद दस्ता का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया था, याद है जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया था, जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। और साथ में इनको और सहयोगी कौन कौन, तो उनका भी नाम याद रखिए, कार्तिक प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद के सहयोग से
आजाद दस्ता का गठन किया गया था। ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पर और है, 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से अपने साथियों के साथ क्या हो गए थे, भागने में सफल हो गए थे। ये पॉइंट्स को याद रखिए। उसके बाद ही आजाद दस्ता का संगठन किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक्स संगठन का सदस्य नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा मालदीव, जो इसके सदस्य नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 कहता है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत अनुमन्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाए, यानी 50,000 इसका राइट आंसर हो जाए। याद रखिएगा 50,000 इसके राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 61 कहता है कि देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1954 में। याद रखिए 1954 में इसको शुरू किया गया था, और उसके बाद 1955 में पद्म पुरस्कार को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में बदल दिया गया था। ठीक है, अगर अभी हम बात करते हैं कि 2022 में कितने लोगों को ये पुरस्कार मिला, तो याद है टोटल 128। अगर अभी हम 2023 की अगर बात करते हैं, 2023 में ये पुरस्कार कितने लोगों को मिला, तो याद रहे 106 लोगों को मिला। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 कहता है, निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा। इन कस्टडी उपन्यास लिखा है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा अनीता देसाई इसका राइट आंसर हो। याद रखिए अनीता देसाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अनीता देसाई को 2021 में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से क्या किया था, इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 कहता है, प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिख निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये आपको बताने हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा सितार से इनका संबंध है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 कहता है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी यानी गुप्त काल को। याद रखिए गुप्त काल को कहा जाता है। और गुप्त काल के शासक ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम यानी गांव अनुदान में दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 65 कहता है, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होता है। राइट आंसर आपका यहाँ पे 75 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वित्त विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद से लिया गया, तो याद रहे 117 अनुच्छेद से, ये भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर हम धन विधेयक की अगर हम बात करते हैं, धन विधेयक की अगर हम परिभाषा की बात करते हैं, तो यह अनुच्छेद 110 के तहत आता है। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 66 कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना। भारत की साक्षरता दर आपसे पूछा गया, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 74.04% जो भारत की साक्षरता दर। अगर वही पुरुष की पूछा जाता है 82.14 हो जाएगा। ठीक है, अगर वही हम महिला की अगर हम बात करते हैं, महिला की साक्षरता दर की बात करते हैं 64.46 हो जाएगा। और भारत में कौन सा राज्य सबसे शिक्षित है, तो याद रखिए केरल है, जहाँ की साक्षरता दर 93.91 है। और सबसे न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन है, तो बिहार है, 61.8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सब चीज़ें आप लोग को याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 67 कहता है, कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है। तो बताइए किस नदी पे, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका यानी कावेरी नदी पे बनाया। याद रखिए कावेरी नदी पे बनाया गया है। और कहाँ ये स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, अभी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 68 कहता है कि लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास की लेखिका यानी लेखक निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा यान मार्टेल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 69, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और उनकी रक्षा करना आपको बताना है क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। याद रखिए क्या है आपका मौलिक कर्तव्य। मूल संविधान में ये नहीं था, मूल संविधान के भाग नहीं है। इन्हें सरदार स्वर्ण समिति
1976 के 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको संविधान में क्या किया गया है, जोड़ा गया है। और अभी वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की अगर बात करें तो कितना है, 11 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 70 कहता है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, हंटर समिति इसका राइट आंसर हो। याद है कि हंटर समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 71 कहता है कूना, कहता है कूना जो है, कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा, आपसे पूछा कूना जो है किस देश की मुद्रा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा क्रोएशिया देश की मुद्रा है। लेकिन अभी 1 जनवरी 2023 को यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां देश बन गया। अब ये 1 जनवरी 2023 से यहाँ का मुद्रा का नाम हो गया यूरो। ठीक है, याद रखिए यूरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 72 कहता है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, औरंगजेब की फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। फूट डालो और राज करो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 73 कहता है इनमें से कौन सा जल डमरू रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच में स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बेरिंग जल डमरू इसका राइट आंसर हो। याद रखिएगा बेरिंग जल डमरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 74 कहता है द्वीप समूह टीएरा डेल फुएगो किस महाद्वीप में स्थित है? आपसे पूछा किस महाद्वीप में स्थित है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये दक्षिण अमेरिका में, कहाँ है? ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 75 कहता है अफ्रीका देश घाना, अफ्रीका देश के घाना है, घाना की राजधानी आपसे पूछा घाना की राजधानी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर आपके भी हो जाएगा अंकारा या अंकारा लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि असमारा की अगर बात करते तो इरिट्रिया की राजधानी है, मपूतो की अगर बात करती है मोजाम्बिया की राजधानी है, और हम डकार की अगर हम बात करते तो ये सेनेगल की राजधानी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 76 कहता है कि मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? मंगोलिया देश जो है किस महाद्वीप यानी किस महादेश में स्थित है? इसका राइट आंसर आपका सी है, ये एशिया महादेश में। जैसे भारत एशिया महादेश में उसी तरह से भी आपका एशिया महादेश में। ठीक है, अब मंगोलिया की राजधानी क्या है? अभी याद रखिए उलन बटोर है, यहाँ का मुद्रा का नाम है तुगरिक। क्या नाम है? तुगरिक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 77 कहता है बिहार पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 2006 में इसको पारित किया गया था। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 78 कहता है काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना में। यानी 5वीं पंच योजना का कार्यकाल कब था? तो 1974 से 78 तक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 79 कहता है कि अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघ की संख्या वाला राज्य कौन सा? सबसे अधिक बाघ जो है किस राज्य में, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी मध्य प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा मध्य प्रदेश की राइट आंसर हो जाएगा। यानी 2022 की बाघ गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितना है? तो 785 इसका राइट आंसर हो जाएगा, भी याद रखिएगा। ठीक है, अगर पूछा जाए कि 2022 के जनगणना के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितना है? तो 3167 भी याद रखिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका मध्य प्रदेश में, ये पूरे भारत में 3167 बाघों की संख्या। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 80 कहता है कि आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो याद रखिए भारत करेगा, याद रखिएगा भारत करेगा। और ये कब से स्टार्ट होना? अक्टूबर और नवंबर से स्टार्ट होने वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 81 कहता है बिहार पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका डी यानी साहित्य से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 82 कहता है कौन सा राज्य महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो इसका राइट आंसर आपके यानी झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 83 कहता है कि सात्विक साईराज रंगी रेड्डी
और चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित है? बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका यानी बैडमिंटन से संबंधित है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 84 कहता है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान आपसे पूछा। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 126। याद रखिएगा 126 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें पहले स्थान पर कौन है? खुशहाली में पहले स्थान पर कौन है? तो फिनलैंड है। याद रखिएगा फिनलैंड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछता है कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भारत का अभी रैंकिंग कौन है 2023 में? तो याद रखिए 161वां है। ठीक है, किसमें? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंकिंग कितना है? तो 161वां है। और विश्व खुशहाली में पूछेगा तो 126 है। पहला स्थान पे इसमें कौन है? तो फिनलैंड है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 85 कहता है कि एक जिला एक उत्पाद किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। ठीक है दोस्त, चलिए मैथ स्टार्ट हो रहा है। इसका पीडीएफ जो टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से आप जाकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 101 कहता है निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म इसका राइट आंसर आपका भी हो जाएगा। इसको बोलते हैं अर्धचालक। क्या बोलते हैं इसको? अर्धचालक बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 102 कहता है किन कार्बनिक यौगिकों के नाम प्रत्यय क्या होता है? किसी भी शब्द के अंत में लगता है अल लगा हुआ, अल। तो याद है इसका राइट आंसर आपका 2 यानी एल्डिहाइड में लगता है। क्या लगता है किसमें? तो एल्डिहाइड में लगता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर अल्कोहल रहेगा तो ऑल लगेगा, ऑल, जैसे मेथनॉल। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 103 कहता है निम्नलिखित में किस तत्व के लवण प्राय नीले रंग के होते हैं? नीले रंग के होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए 103 का राइट आंसर। तो यहाँ पर डी हो जाएगा कॉपर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 104 कहता है नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो एसिड होता है, तो एसिड का मान कितना होता है? पीएच वैल्यू 7 से कम। तो एक ही को तो यहाँ पर दिख रहा है। और जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा वह क्षारीय होता है। इसे 9 हो गया, ये क्षारीय होगा, ये क्या होगा? न्यूट्रल हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 105 कहता है मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा ठोस, द्रव और गैस, इसका राइट आंसर हो। याद है ठोस, द्रव और गैस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 106 कहता है कि 0.02 ग्राम अणु हाइड्रोजन का एनटीपी पर आयतन कितना होता है? देखिए तो 1 ग्राम अणु में एनटीपी पर आयतन कितना होता है? तो 22.4 होता है। ठीक है, तो इतना ग्राम में कितना? तो देखिए सबको मिलीलीटर में कन्वर्ट किया, तो इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 240 पे 2 जीरो आएगा और इंटू कितना होगा? इसको मल्टीप्लाई कर दें 0 पॉइंट ये, तो मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ देखिए इसके नीचे जब डेसिमल हटाएंगे तो 2 बटे कितना हो जाएगा? 100। 100 से 2 जीरो कटेगा, फिर 2 से दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 4 डबल हो जाएगा। दोनों को डबल करेंगे तो 448 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 कहता है कि रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होता है? तो प्रयुक्त तुमसे सभी इसके राइट आंसर हो जाए, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 108 कहता है कि आवर्त सारणी के किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद, उसके बाद डैश दे रखा है कि संख्या से निर्धारित होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा प्रोटोन, इसका राइट आंसर हो। याद रखिए प्रोटोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रोटोन और न्यूट्रॉन जो होता है ये कहाँ होता है? तो किसी भी परमाणु के नाभिक में होता है। और ऑर्बिट पर क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन होता है। ये सब याद रखिएगा। प्रोटोन पे पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, ये चार्जलेस होता है। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 109 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है? कौन सा रोग जो है मच्छरों द्वारा फैलता है? तो फाइलेरिया इसका राइट आंसर हो। याद है फाइलेरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 110 कहता है यदि मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा? ऊर्जा स्थानांतरण जो है किस दिशा में होगा? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता की दिशा में होगा। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 111 कहता है छुई मुई का पौधा किस कुल का सदस्य। छुई मुई का जो पौधा है ये किस कुल का है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मीमोसैसी इसका राइट आंसर हो। याद रखिए मीमोसैसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 112 कहता है पेप्टिक व्रण के जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था। बताइए इसका राइट आंसर आपका रॉबिन वारेन भी हो जाएगा, अब बैरी मार्शल भी होता है। राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डी, यानी 112 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 कहता है किसी पारितंत्र में अपघटक है, बताना है किसी पारितंत्र में अपघटक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। जैव पदार्थ को अकार्बनिक रूप में बदल देते हैं, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। अपघटक के रूप में कौन कार्य करता है, तो दो कार्य करते हैं, एक होता है जीवाणु, एक होता है जीवाणु, दूसरा होता है कवक। दूसरा क्या होता है, कवक होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अपघटक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 114 कहता है केब रोग का दूसरा नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, रेटिकुलोएंडोथीलियोसिस इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी दूसरा नाम इसका नाम डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 कहता है कि हेपेटाइटिस ई, क्या नाम है, हेपेटाइटिस ई के विषाणु किसके द्वारा स्थानांतरित होता है। बताइए किसके द्वारा स्थानांतरित होता है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये जल के द्वारा क्या होता है, स्थानांतरित होता है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमने जीएस टॉपिक का 75 क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया हूँ, ठीक है। बाकी 75 जिसमें आपको क्या बच गया, 50 रीजनिंग और 25 क्या हो गया आपका मैथ हो गया। इसका पीडीएफ जो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और जो फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूले, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।